बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया से पाकिस्तान तशरीफ लाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत हासिल की, गवर्नर पंजाब बने। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून से अपने रास्ते अलग किए और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। तहरीक इंसाफ ने भी गवर्नर पंजाब बनाया। जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बात हो रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। आखिर क्यों उन्होंने इस तरीके से रास्ते बदले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बेदर्दी के साथ उनको जो है वो गवर्नरशिप से क्यों हटाया? तमामी मामलात के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब की सियासत पर भी बात करेंगे, उस्मान बुज़दार की तर्ज हुक्मरानी के ऊपर भी बात करेंगे। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। तो ये सब मामला शुरू ये हुआ था कि आप पर जब आपकी गवर्नरशिप ख़त्म हुई तो आप पे इल्ज़ाम लगा कि आप हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इत्तला ये आई कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ आपके मामला चल रहे हैं। लेकिन बिलाखिर आप चौधरी शुजा साहब के साथ जाकर जो बैठे और आप उनकी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। तो ये सफ़र कैसे हुआ? क्या नून लीग की तरफ से कोई ऑफर थी आपको? फिर काफ लीग की तरफ कैसे आए? पीपल्स पार्टी से भी कोई रब्ता था? अच्छा, पहली तो मैं ये बात जो है साबित करती है कि जो इल्ज़ामात थे कि मैं हमज़ा को सपोर्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल 100% झूठ थे। अगर मैं हमज़ा शहबाज को सपोर्ट कर रहा होता तो मैं एक सियासतदान हूँ, तो एक सियासतदान जब किसी को सपोर्ट करता है तो उसके साथ कोई ना कोई शराइत तय होती हैं जिसके तहत वो उसकी मदद करता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मेरा ना जाना और उनसे किसी किस्म का राब्ता जो है वो ना होना इस बात की दलील है कि ये सरासर झूठा इल्ज़ाम था अगर किसी ने लगाया था। उसके बाद डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से मेरी जो है उनसे मेरी बहुत पुराने तल्कात हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी लीडर थी और उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी जब वो एग्ज़ाइल में थी और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे थे। तो उस वक़्त मैंने भरपूर तरीके से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट किया था। अब मैंने बहुत सी मुशावरत की पिछले एक साल में, तो बहुत सी जो मेरे दोस्त थे, चाहे वो पीटीआई के हैं, नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो सब ये समझते थे कि आपके लिए किसी भी पार्टी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फारवर्ड हैं और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो पहले आपका तजर्बा हो चुका है, अब और तजर्बा जो है वो ना करें। तो इसलिए उनका ख्याल था कि मैं अपनी पार्टी जो है बनाऊं ताकि मैं अपनी पार्टी को, जो कि मेरा एक ख्वाब है कि उसको मैं एक अदारा बनाऊं और पार्टी में जमहूरियत हो और पार्टी में हम उन लोगों को लेके आएँ जो वर्कर्स हैं, जो दरियाँ बिछाते हैं, जो मारें खाते हैं, जो जलसे जुलूस करते हैं, लेकिन जब पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं तो उनका इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो जाहिर है कि जब परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फ़ैसला किया और मुझे जनाब चौधरी शुजा हुसैन ने और उनकी पार्टी के सालिक हुसैन ने और तारिक बशीर चीमा साहब ने अप्रोच किया कि अब आप हमारी पार्टी में आ जाएं, तो फिर जितने भी लोग मुझे ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाओ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें अगर आप पार्टी आपको फ्री हैंड देने के लिए तैयार है और आप पार्टी को जिस तरीके से चाहते हैं मुनज़्ज़म कर सकते हैं, तो इस पार्टी में आप चले जाएं। और अल्लाह का शुक्र है जब से मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ। तो सब ये फरमाइएगा कि परवेज़ इलाही साहब के साथ आपके कोई इख्तलाफात पहले से मौजूद थे या वजारत आला की जब उनको ऑफ़र मिलना शुरू हुई तो उनके साथ आपके इख्तलाफात हुए, यानी कि उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बात करना शुरू की? आखिर मामला ख़राब कहाँ पे हुआ? आपसे कौन सी गैर आइनी काम करने की जो है वो फरमाइश की जाती रही? देखें, मैं एक तो बात ये कहता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी मशहूर है सेंग कि इंसान माजी की याद में आहें भरता है, मुस्तकबिल में किले तामीर करता है और हाल को फरामोश कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब माजी में जाने की बजाय अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि आपने पार्टी को किस तरीके से मुनज़्ज़म करना है और पार्टी में जो है किस तरीके से जो है लोगों को ट्रेन करना है और किस तरीके से हमने इस मुल्क जो जिस दलदल में फंसा हुआ है
जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, चाहे वो एनर्जी का इशू है, चाहे वो रीपेमेंट ऑफ डेट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पीने का साफ पानी है, अदल व इंसाफ है जिसका अक्सर जिक्र तहरीक इंसाफ करती है, इस मुल्क में अदल व इंसाफ कैसे लेके जाना है। तो बाकी गलत फहमियाँ पैदा होती रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो भी इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ड ऑन किस्से कहानियों पे हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप नून लीग के भी गवर्नर रहे, आप तहरीक इंसाफ के भी गवर्नर रहे, दोनों गवर्नरशिप के अंदर आपको आज़ादी कहाँ पर मिली काम करने की? बस आज़ादी तो कहीं भी नहीं मिली। आज़ादी मिलती तो फिर मैं तहरीक इंसाफ को क्यों खैरबाद कहता। लेकिन एक जो असल इशू है जिसकी तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने ये फ़ैसला करना है कि क्या ये जो 1000 फैमिलीज़ हैं, क्या पाकिस्तान का इक़्तिदार जो है हमेशा उन्हीं ख़ानदानों के पास रहना है, या हमने इक़्तिदार जो है नए लोग जो हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो 22 करोड़ अवाम हैं, क्या उनका भी हिस्सा है कि वो इस मुल्क के MNA बन सकें, MPA बन सकें। तो मैं आपको पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की मिसालें दे सकता हूँ। चूँकि मेरा आबाई शहर जो है वो टोबा टेक सिंह है, तो उसमें हमेशा MNA के जो कैंडिडेट हैं, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। चाहे पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग था पहले, और उसके बाद नून लीग वर्सेस तहरीक इंसाफ हुआ, तो वो लोग वही हैं, पार्टी नई में चले जाते हैं, लेकिन चेहरे जो हैं जो हुकूमत में होते हैं वो सेम होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तब्दीली जो है, ये तब्दीली रियल तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली तो कोई तब्दीली नहीं है कि एक बंदा MNA बन जाता है, अगर वो नून में ख़राबी करता है और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो नेक नीयत हो जाता है, वो ईमानदार भी हो जाता है। जब दूसरी पार्टी में होता है तो करप्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को फ़ैसला करना है कि वो किस किस्म की पॉलिटिक्स चाहते हैं। क्या वो नफ़रत की पॉलिटिक्स चाहते हैं? क्या वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स चाहते हैं? क्या वो इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं? क्या इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, क्या ये जमातें जिनको सब टेस्ट कर चुके हैं ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती? लेकिन मैं उनको ज़रूर अल्टरनेटिव ज़रूर दे रहा हूँ। मेरे पास डिटर्मिनेशन भी है, मेरे पास विज़न भी है, मेरे पास अल्लाह ने तंजीम बनाने की सलाहियत भी दी है, और इंशाअल्लाह मैं एक जो है पाकिस्तान के अवाम से वादा करता हूँ कि हम सिर्फ मसाइल नहीं लोगों को बुलाएंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे। मेरी पार्टी जो है लोगों को पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो तजवीज़ करेगी, और हम अपनी पार्टी को एक जमहूरी पार्टी बनाएंगे। इसमें मशावरत होगी, और जो भी लोग जो हैं इसमें प्रेसिडेंट बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, वो इलेक्शन के ज़रिए बनेंगे। और जो कैंडिडेट्स के फ़ैसले हैं, जिस तरीके से यूरोप में होता है कि कैंडिडेट्स के फ़ैसले जो हैं, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, वो पार्टी का लीडर नहीं करता, पार्टी का चेयरमैन नहीं करता, वो लोकल हल्का के उस जो होते हैं वो फ़ैसले करते हैं। अच्छा, तो मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो सियासी जमातें वहाँ पर एक कामयाब जो है कामयाबी से हमकिनार हैं, तो मैं वो सिस्टम इस मुल्क की अपनी सियासी जमात में लाना चाहता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि आप माजी की तलखियों के ऊपर, माजी के तजर्बात के ऊपर, माजी में जिस तरह से आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, नून लीग के साथ इख्तलाफात हुए तभी आप तहरीक इंसाफ में गए, फिर तहरीक इंसाफ के साथ कोई आपका इख्तिताम सफ़र का अच्छा नहीं था, तो आप उन तमाम बैगेज को पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसके ऊपर आप तनकीद नहीं करना चाहते, उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महाज आई है वो भी इसी वजह से है कि हम माजी की चीज़ों के ऊपर लगे हुए? बिल्कुल, आपने, मेरा ख्याल है कि आपने बात जो मैं कहना चाहता था, जो कि मैंने बड़ी लंबी गुफ्तगू ने कही, आपने सिर्फ 1-2 सेंटेंस में कर दी। देखिए मेरे भाई, बात ये है कि हमें सबसे बड़ा नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या था कि इस मुल्क ने, करप्शन ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरा नारा था कि हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ लेके आएंगे। तो मैं ये सिर्फ 2 ही चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं करना चाहता हूँ। बाकी तो बातें 10 इश्यूज़ हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, रूल ऑफ लॉ है,
और बेरोज़गारी है, गुर्बत है, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। तो मुझे ये बताएं कि अदल इंसाफ लाने में 3.5 साल तो क्या, अगर आप अदल इंसाफ लाना चाहें, आप पुलिस रिफॉर्म करें। देखें, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसमें एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है। फिर प्रोसिक्यूशन है, जिसने केस बनाना है और केस लेके अदालत में जाना है। फिर अदालत ने सबूतों की बुनियाद पर फैसला करना है। और चौथे फिर प्रिजन सर्विसेज हैं कि जहां पर जब लोग जाएं तो पहले से बड़े क्रिमिनल बन के ना निकलें, बल्कि वहां पर उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो एक अच्छे शहरी बन के निकलें। आप पाकिस्तान में देख लें कि 3.5 सालों में हमने कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं की, प्रोसिक्यूशन नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। बरतानिया में अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई केस बनता है तो ये पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ केस कोर्ट में ले जाए, वो प्रोसिक्यूटर फिस्कल को भेजते हैं और जो प्रोसिक्यूटर फिस्कल है वो फैसला करता है क्या केस में इतना दम है, क्या इसमें इतना एविडेंस है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि केस को कोर्ट में लेके जाना है या नहीं जाना। और फिर इसके बाद जब किसी के ख़िलाफ़ जुर्म होता है, कोई मर्डर होता है या कोई डाका पड़ता है या किसी और सिलसिले में है, तो उसका केस जो है वो स्टेट लड़ती है। यहाँ तो बेचारे जो मजलूम हैं वो इंसाफ ढूंढते ढूंढते बेचारे अपना हर चीज़ को खो बैठते हैं, कब्र तक चले जाते हैं। जो कातिल हैं वो दनाते फिरते हैं और मकतूल के इंसाफ लेने के लिए दरबदर। तो मुझे बताएं कि क्या हम इंसाफ का निज़ाम ले सके? हम नहीं लेके आ सके। जहाँ तक करप्शन का मामला है, जब मैं चौधरी साहब एक ब्रेक लेके मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के साथ कनेक्ट करके, जो आपने इस्लाहात की बात की, आपने करप्शन की बात की, आपने जो है वो जस्टिस सिस्टम की बात की, उस्मान बुज़दार साहब ने कितनी कोशिश की उसके ऊपर भी एक तजिया मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि आप गवर्नर थे, अप्रूविंग अथॉरिटी थे। कितने बिल्स आपके पास ऐसे आए कि जो इस्लाहात से मुतालिक थे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी साहब, आप जब गवर्नर थे पंजाब के, तो आपके पास कितने ऐसे बिल्स आते थे जो इस्लाहात से मुतालिक हों, जो तमाम इस्लाहात आपने बताई कि जिसकी आप ख्वाहिशमंद एक पार्टी के जरिए उस इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करती रही हो, आपके सामने बिल्स आते हो ऐसे? देखिए जी, मेरे अपने तो इस्लाहात के बारे में तो कभी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के बारे में कुछ जो हैं वो मेरे पास आती थी चीज़ें, लेकिन वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं हुई। हम 3.5 सालों में जो है लोकल गवर्नमेंट जो है डिफंक्ट रही, हम उनके इलेक्शन भी नहीं करवा सके। तो मैं अब अदल इंसाफ के बारे में बात की है, ज़रा मैं करप्शन के बारे में ज़रा बता दूं ताकि जो है हमें पता चल जाए कि करप्शन ने इस मुल्क में तबाही और बर्बादी जो है वो करप्शन लेके आई है। देखें, मेरे पास कोई अल्हाम तो नहीं होता था, मेरे पास तो पार्टी के वर्कर्स जब आते थे, एक तो उनकी ये कंप्लेंट होती थी कि हमें अपने हलकों में हमें कोई पूछ नहीं रहा। दूसरी ये हल्के आती थी कि अगर कोई भी जॉब आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो MNA MP हजरात अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट कर रहे हैं, पार्टी वर्कर जो हैं उन बेचारों की कोई शलीद नहीं है। तो यही बातें जो थी मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी और मैं फिर जाहिर है कि सख्त लफाज इस्तेमाल कर देता था कि भाई हमारे वर्कर ने तो एक दिन नहीं फील किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। लेकिन करप्शन के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पाकिस्तान आया था 2013 में, तो उस वक़्त कमीशन जो था वो मुख्तलिफ़ अदारों में सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम या डेवलपमेंट के काम होते थे 10 से 15% था। तो माशाल्लाह वो तरक्की करते करते 50 से 55% चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछले साल का बजट था वो 800 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट था। भाई अगर 800 अरब रुपया ईमानदारी के साथ पंजाब में खर्च हो जाता तो आज पूरे पंजाब में जो सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, आज जो पूरे पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है दस्तयाब नहीं है, जो लोगों को पीने का साफ़ पानी मिला है वो सिर्फ मैंने जो है पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के ज़रिए को 75 लाख लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है पहुँचाया है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कमीशन जो है बाकी हर अदारे में चलता है, जो फंड्स MNA MPO को हम कहते थे नहीं दिए जाएंगे वो उनको दिए गए, तो क्या वजह है फिर मैंने जो पंजाब आबे पाक अथॉरिटी में मैंने तो वहाँ किसी को कमीशन नहीं लेने दिया? तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि बाकी डिपार्टमेंट में आधे पैसे लोगों की जेबों में चले जाते हैं और हमने 100% पैसा जो है वो पीने के साफ पानी की वाटर स्कीम में या
वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में लगाया। तो भाई मैं समझता हूँ कि लोगों को, ये सियासतदानों को सूट करता है कि एक दूसरे पे गाली निकालें, एक दूसरे को गद्दार कहें, एक दूसरे को करप्ट कहें और गुड गवर्नेंस की बात ना करें। असल बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि जी फ़लाँ की वजह से मुल्क तबाह हो गया या फ़लाँ ने तबाह कर दिया। वो कहते हैं भाई आप 5 साल इक़्तिदार में रहे हैं, आपने डिलीवर क्या किया है। और अपोजिशन कहती है कि इन्होंने ये डिलीवर नहीं किया, अगर हम होते तो हम ये करते। तो यही बदकिस्मती है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है सियासी दुश्मनी में पोल्यूटेड हो गई है। और यहाँ पर गरीब की बात जो है कोई नहीं कर रहा, गरीब को दो की। और एक अहम बात जो पाकिस्तान के अवाम जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं या MNA MPs हैं, ये प्रिविलेज लोग हैं, बिल्कुल ये एलीट का हिस्सा हैं। और ये जो लड़ाई है इस वक्त हो रही है, ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये गरीब और अमीर की जंग नहीं है, ये जालिम और मजलूम की जंग नहीं है। ये सब लोग, अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ से नवाजा है, इनको हर नेमतों से नवाजा है। वो लोग जो गुर्बत का शिकार हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो तो इनमें किसी में भी ना बेचारा कोई MNA बन सकता है, बल्कि अब तो सूरत हाल ये हो गई है, कुर्सी की जंग है और क्या है। अच्छा चौधरी साहब, नया पंजाब बनता हुआ देखा आपने? नया पाकिस्तान के बानी इमरान खान साहब के ज़ेरे क़यादत नया पंजाब बनते देखा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है 12 करोड़ आवाम का। देखें जी, मैं अगर उनकी पॉलिसियों से एग्री करता और मैं समझता कि उन्होंने गुड गवर्नेंस दी है तो फिर मैं उसी पार्टी में होता। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस थी, जो आवाम ने हमसे तवक्कुआत वाबस्ता की थी, हम उन तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर सकते। एक तासुर ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है चौधरी साहब, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था खान साहब की हुकूमत गिराने में अप्रैल 10 2022 को? देखें जी, ये पता नहीं क्यों अपना है बात के अपनी, मैं जी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ। मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो 30-40 लोग जिस तरीक़ा से PTI में सूबा महाज के लोग आए थे, तो मेरे साथ भी सूबा महाज के लोग आ जाते, कोई और आ जाते। तो मैं तो भाई अपनी बात जो है, अपनी बात करता हूँ, जिस बात पे बिलीव करता हूँ वो करता हूँ। मैं डिक्टेशन जो है, अगर मैंने नून में उन्होंने मुझे गवर्नर बनाया, उनसे नहीं ली, मैंने डिक्टेशन जो है इमरान खान से नहीं ली, तो मैं किसी और से डिक्टेशन क्या लूँगा। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी चीज़ फरमाइएगा। खान साहब अब एक मज़ाहमत की सियासत की तरफ चले गए। हमने देखा जमान पार्क के बाहर क्या कुछ होता रहा, पेट्रोल बम जो वो चलते रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो मज़ाहमत की है, क्या लगता है आपको पार्टी के अंदर खान साहब को कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं, या खान साहब की अपनी सोच ऐसी है? एक तो इसके ऊपर भी रिस्पांस कीजिएगा। दूसरा ये फरमाइएगा, पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला खान साहब का कैसा लगा आपको? उसका नुकसान उठा रहे हैं वो या उसका फ़ायदा हुआ है उन्हें? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो नुकसान उठाएं या ना उठाएं ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क का नुकसान ज़रूर हुआ है। इनको नेशनल असम्बली की जो सीटें हैं उनसे इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, उनको कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, उनको एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं थी। असम्बलियाँ जो हैं, मैं समझता हूँ कि पंजाब में और KP में नहीं तोड़नी चाहिए थी। ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसले वो ख़ुद कर रहे हैं या उनको कोई मशवरा दे रहा है, वो फ़ैसले दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि PTI की मेजॉरिटी जो पार्लियामेंटेरियन की है, वो प्राइवेटली इन फैसलों से इत्तफाक नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा, इलेक्शन का इल्तवा हुआ है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है? देखिए, मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं होने चाहिए। जो फियर्स हैं तहरीक इंसाफ में या खान साहब के माइंड में कि इलेक्शन शायद 2023 में भी नहीं होगा, वो फियर रिमूव होने चाहिए। और उसका हल यही है कि खान साहब दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बैठें, क्योंकि देखें, एक जमहूरियत जो है इसमें आप किसी को चोर कह लें, किसी को आप डाकू कह लें। देखें, मैं जिस पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ वो ये है कि खान साहब कहते हैं जी मैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। भाई पहले तो फिर अगर चोरों की बात है तो मैं तो कहता हूं कि किस पार्टी में चोर नहीं है। चलो, जो लोग आपको पार्टी को छोड़ के चले गए हैं वो भी उनके साथ अगर आप बैठे रहे हैं, तो वो अगर आप आज कहते हैं कि वो बिक गए हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, लेकिन जब 4 साल आप हुकूमत में 3 साल रहे तो वो आपके साथ बैठे थे।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये बातें हमें अब इनसे निकल आना चाहिए। कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उनमें सब सेंट हैं, बल्कि मैं तो ये बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है कि अगर हम डेवलपमेंट बजट की बात करें, जो हमने सड़कें बनाई हैं, जो डेवलपमेंट MNA MPs को मिला है, तो दूरबीन से आपको तलाश करना पड़ेगा कि कौन से चंद MNA MPA थे जिन्होंने अपना कट जो है वो ना लिया। ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता रहा कि पैसे बनाए जाते रहे बुज़दार सरकार में, तो आपके पास कोई बस जी बहुत ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात है उसमें अरबों रुपए नहीं कमाए जा सकते। ट्रांसफ़र पोस्ट का किसी ने करोड़ दे दिया होगा, किसी ने 50 दे दिया होगा। मैं तो उन घपलों की बात करता हूं कि भाई अगर एक 2,500 अरब रुपया जो है पिछले 5 सालों का बजट था डेवलपमेंट का, मैं तो ये बात करता हूँ कि उस बजट में से अरबों किसने खाए हैं। फिर जो अपनी 30 लाख में एकड़ जो है डेवलपर ख़रीदता है, फिर जब वो ब्राउन हो जाता है तो वो 10 करोड़ रुपया उससे कमाता है। तो ये वहाँ से पैसे लोगों ने कितने कमाए हैं, ये सारे बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और मैं आपको ये बात बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि मैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द डेवलपर्स कह रहा हूँ, जो रियल स्टेट में लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कर्ज है सिर्फ रियल स्टेट की आमदनी से जो है अदा किया जा सकता है। अगर हम वो पैसा जो कि प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है, रिश्वत में जा रहा है, वो अगर स्टेट को मिलना शुरू हो जाए तो इससे आप अंदाज़ा करें अरबों नहीं खरबों रुपए आ सकते हैं। आप अंदाज़ा करने के एक ज़मीन की कीमत 30 लाख एकड़ होती है, जब वहाँ पर रेजिडेंशियल बन जाती है तो वहाँ से वो 5 से 10 करोड़ रुपया फ़ी एकड़ निकालते हैं। अगर कमर्शियल हो जाए तो फिर और कीमत जो है बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारे मसले जो हैं इन पे मैं समझता हूँ एक तहकीक करने की ज़रूरत है कि भाई इस मुल्क के साथ खलवाड़ जो है वो कौन कर रहा है, किस तरीके से ये जो 3-4% लोग जो हैं पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की पूरी जो है दौलत पे ये काबज़ हुए बैठे हैं। तो हमें इनको दौलत से, इनसे इख्तियारात को इनसे निकाल के 22 करोड़ अवाम तक पहुँचाने। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओरिया साहब, बजाय इसके कि हम आजकल की सियासत के ऊपर बात करें, कुछ तारीखी तनाजुर के हवाले से भी अगर आपसे रहनुमाई हासिल हो सके, ये फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक जो चली उसके अंदर भी आप हिस्सा रहे। आज आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, तो दोनों लीडरों की अगर पॉपुलरिटी का मवाजना किया जाए तो कौन ज़्यादा आपको पॉपुलर नज़र आता है? देखिए, भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी थी ये 2 सूबों तक महदूद थी, एक पंजाब और एक सिंध। भुट्टो जो था वो KPK में नजर नहीं आता था, बिल्कुल उसके मुखालफ हुकूमत बनी थी और उसके मुखालफ लोग थे। आप अंदाजा करें कि नेशनल अवामी पार्टी थी और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम थी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी भुट्टो की एक सीट भी नहीं थी, वहां पर भी नेशनल अवामी पार्टी और लोग थे। भुट्टो की सारी पॉपुलैरिटी थी वो पंजाब तक महदूद थी, उससे ज्यादा नहीं थी। और सिंध में भी उसके साथ वडेरे थे, अगरचे कि सिंध जो है उसके साथ उस वक्त हुआ है जब उसको फांसी लगी है। तो फिर उसके बाद सिंधियों ने कहा कि चूंकि हमारे अपने वजीर आजम का इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो फिर उसके बाद एक रेगुलर सपोर्ट शुरू हुई है। लेकिन इमरान खान की जैसी पॉपुलैरिटी जो है ये तो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो 10 अप्रैल को नजर आई है कि पाकिस्तान का कोई शहर, कोई सूबा, कोई इलाका ऐसा नहीं था कि जिस इलाके के अंदर जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी। आप खुद सोचें कि आज़ाद कश्मीर में भुट्टो की मुखालिफ गवर्नमेंट थी सरदार अब्दुल कयूम खान की, और वो इतनी मुखालिफ थी कि वहां से सारी PNA की मूवमेंट लीड हुई थी उसके प्रेसिडेंट हाउस से। दूसरा, और ये सब ये फरमाइएगा कि मज़ाहमत की तरफ इमरान खान साहब चले गए। हमने देखा कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, ज़मान पार्क के बाहर मज़ाहमत हुई, पेट्रोल बम चले पुलिस के ऊपर, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब तो अदालत ने यह कहा है कि आइंदा आप बंदे लेकर नहीं आएंगे, अदालत ने वाज़ेह तौर पर आज हुक्म के अंदर कह दिया है। तो इमरान खान साहब मज़ाहमत के ट्रैप में फंसे जाकर, या ये मज़ाहमत उनको सूट करती है? देखिए, मेरी 32 साल की उम्र गुजरी है, जिस तरह के केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं या जिस तरह के वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, इस तरह के 100-200 वारंट जो है ये थानों के अंदर पड़े होते थे। और उसको जब अदालत का वक्त आता था तो वो उसको जाके उसकी सर्विस करा लेते थे कि जाओ जाके उनको दे आओ, और वो अदालत में हाजिर हो जाते थे। ये जो अपीयरेंस का जो वारंट होता है इसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं होती। 3 केसेस जो इमरान खान के खिलाफ बेसिकली बनाए गए हैं, उन तीनों का बोधेपन का आलम यह है कि एक तो तोशाखाना का केस है, और तोशाखाना के केस के अंदर भी यह है कि उस बंदे ने
क्या एक कानून के मुताबिक लिया, बाद में बेच दिया, ये इशू है। उसका कोई उसमें कोई जल्दबाजी नहीं उस केस के अंदर। टेहरियान का केस है, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने पर्चे उड़ा के रख दिए। पार्टी फंडिंग का केस है, वो भी पार्टी के ऊपर बनता है सबसे पहले, उसके बाद कहीं बनता है। लेकिन जल्दी बहुत है, कोर्ट में लाने की जल्दी बहुत है। मसला जो होता है कि जब हुकूमत इस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, अब नहीं बात आए ना, मसला सारा ये है। आप अंदाजा करें कि एग्जैक्टली वही कैफियत है जो बांग्लादेश के जमाने में 71 की कैफियत थी। 71 में एक लीडर जो था वो 300 में से 160 सीटें लेके जीत चुका होता, और भुट्टो के पास सिर्फ 81 सीटें थी। वो भुट्टो चाहता था कि मैं वहां पर हुक्मरान हूं, लेकिन वजीर आजम बन नहीं सकता था। इस वक्त एक खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा, वरना तो ये कल इलेक्शन के अंदर चले जाए। वहां जीत चुका था, यहां जीत रहा है, वही कैफियत है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुजीबुर रहमान का जमाना जो था वो बहुत बेहतर था। वहां कोई एक वजीर दाखिला खड़े होकर ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हें फिट कर दूंगा, ये फितना है, इससे हमें निजात मिलेगी, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और उस बलूचिस्तान के अंदर लेके जाऊंगा। मुजीबुर रहमान के साथ बिल्कुल पुरसुकून वाला मामला था। वो तो साजिश हुई थी, भुट्टो ने और याया ने मिलकर की थी, और 25 मार्च को इन्हीं दिनों में उसको धान मंडी में उसके घर में, जैसे रिजवान पार्क में उन्होंने हलवा किया, पकड़ के लेके आए थे घोंसे लाते मारते हुए, और भुट्टो ने आके यहाँ कहा था कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, जबकि पाकिस्तान बचा नहीं था, पाकिस्तान तबाह हो गया था। अच्छा। हम नहीं बदले। देखिए मसला यह है कि एक इमरान खान को शिकस्त कई दफा कहा, अगर शिकस्त देनी है तो उसको इक़्तिदार में ला के दे सकते हैं। वो अगर आप उसको इक़्तिदार में न लेके आते, इमरान खान एक अनपॉपुलर फोर्स थी, साल के बाद आपका बयानिया चल रहा था, आपने जीतना था, लेकिन आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि आपने उस सारी कैफियत के अंदर उसको ऐसा हीरो बनाया है कि जो अब नाकाबिल शिकस्त हो चुका हो। अच्छा, खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल किया जा सकता है, तो कत्ल का खतरा तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी था, लेकिन उसके बावजूद कारसाज में इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके बावजूद जो है वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाती है। नहीं, खान साहब इतने खौफजदा क्यों हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि बेनज़ीर का जो कातिल थे वो नामालूम किस्म के कातिल थे। इमरान खान का जो कत्ल हुआ है उसकी मैंने जीआईटी पढ़ी है। इमरान खान धमाके में कत्ल नहीं हुआ, उसके कातिल को जो पूरी की पूरी जीआईटी डोगर ने बनाई है, आप अंदाजा करें कि ऐसे था कि जैसे एक स्लो मूविंग कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसके सामने 12-13 बंदे ऐसे जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हो गए। उससे कहता है 2 जगह से मैंने खोल मिले हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड के ऊपर। जो नीचे एक बंदा है उसके 8 खोल मिले हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने वो तमाम जितने पुलिस थे उनकी फोरेंसिक की, उसमें से कोई फायर नहीं हुआ। जितने लोग वहां गनमैन गार्ड थे उनकी फोरेंसिक की नहीं, उनमें से वो नहीं गली थी। इमरान खान के 24 वेपन थे, उनकी फोरेंसिक की नहीं हुआ। वाकया हुआ है, सामने से ब्लेटेंट हमला हुआ है, और हालत उसकी ये है कि उसके अंदर वो बंदा इतना सिर्फ एक नहीं 14 बंदे जख्मी हुए हैं। अब मैंने पाकिस्तान में यह भी पहली दफा देखा है कि इतने बड़े हमले के अंदर चलो उसकी एफआईआर बेचारे की होती है नहीं होती है, लेकिन आप उसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं इसने खुद अपने ऊपर हमला करवाया, यानी आप पूरी की पूरी और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते। 4 एसपी भाग गए हैं, ये कम थ्रेट है कोई? और जाहिर बात है, मैं तो बहुत हौसले वाला, मैं जब उसको मिला था हॉस्पिटल के अंदर जाके, कुछ जब जख्मी थे खान साहब, तो आप सोच रहे हैं मैंने इतने हौसले वाला बंदा नहीं देखा। यहाँ तो बेनज़ीर का मसला ये था कि अननोन था, धमाके थे, बाकी चीजें थी, वो समझ रही थी एक दफा धमाका खत्म हो गया तो उसको कवर किया। लेकिन जब आपका कातिल जो है वो सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाए और सामने से फायर करे 3 तरफ से, तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा खौफ है उसके सामने। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप क्या एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से, पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए इस हवाले से बड़ी तनकीद भी आप पे हो रही है, आपने कहा क्या आखिर उसमें? मैंने नहीं कहा। यूरोपीय यूनियन के अंदर एक बड़ी और अमेरिकन एम्बेसडर्स के अंदर एक बड़ी खौफनाक सूरत बन रही है कि अगर इलेक्शन न कराए गए तो होगा क्या कि इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। और अगर अनारकी फैली, वो यूरोप वाले कह रहे हैं, मैंने यूरोप का हवाला दिया है और उनके अखबारों में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ये सब ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की अदालती जंग शुरू हो गई है। आज जो है वो उस हवाले से कानूनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। पलड़ा किसका भारी लगता है आपको? आप तो कानून भी जानते हैं। देखिए मैं आप बताऊं, मेरा दोस्त भी है, मेरे साथ काम भी इकट्ठे किया हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बली जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चढ़ जाती है। किस तरह? उसने गलत स्टेप ले लिया है। आर्टिकल 6 तो नहीं बनता ना। आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी, वफाकी हुकूमत कहेगी तो आर्टिकल 6
तो उस पर पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका रेफरेंस जाएगा जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, और वो चीफ जस्टिस ही भेजेगा उसके अंदर। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है, एक दफा अगर रिकमेंडेशन हो जाए, जब मुशर्रफ की रिकमेंडेशन की गई थी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की, तो उस वक्त मुशर्रफ हुकूमत में था, ठीक है, और 5 साल रोके रखा। किसने रोके रखी थी? जरदारी ने नहीं की। जब नवाज शरीफ आ गया उसने कर दी। एक दफा ऑर्डर हो गए तो ये ऑर्डर मरेगा तो नहीं ना। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा इस सारी कानूनी जंग के अंदर? इलेक्शन कमीशन भी फंसेगा, दोनों चीफ सेक्रेटरी और दोनों आईजी फंसेंगे और गवर्नर फंसेगा, क्योंकि मतलब यह है कि उन्होंने ब्लेटेंटली ऐसा काम किया है कि जिस काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। इसीलिए तो अटॉर्नी जनरल जो है उसने इस्तीफा दिया है। उसने कहा मेरे पास पॉइंट ही कोई नहीं आपको डिफेंड करने के, मैं करूं क्या। अच्छा, और ये सब आपको लगता है कि इमरान खान साहब किसी सियासी तन्हाई का शिकार हैं? क्योंकि हम देखते हैं खान साहब किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, खान साहब से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब की तन्हाई है या वो अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तन्हाई जो है ना पॉपुलर लीडर में होती है। अयूब खान ने बुलाई थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा 1969 में। तो भुट्टो ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि ये सारे के सारे लीडर जो हैं ये भुट्टो के जो हैं वो परवरदा हो चुके हुए हैं, और भुट्टो अकेला हो गया था तनहा और वो जीत गया था। ये पॉपुलैरिटी के अंदर अपना एक नशा होता है जो उसको वो लेके जाता है एक तरफ। बिल्कुल ठीक है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।